हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि एक क्लच में जो है 5 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि 6 एग्ज़ाम्पल हम बेस थ्योरम पे बेस्ड 6 एग्ज़ाम्पल कर चुके हैं। मतलब 13.3 के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम 6 एग्ज़ाम्पल पहले ही 2 लेक्चर में कर चुके हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम जो है आपके लिए 6 एग्ज़ाम्पल करे हैं और बेस थ्योरम के थ्योरीज़ को भी बताए हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ को नहीं देखे हुए हैं तो आप शुरू से लेक्चर 1 से आप प्रायोरिटी को देखें, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है और थ्योरी वाले चैप्टर में परेशानियां होती हैं। आपको परेशानियां ना हो इसके लिए मेरा पहला सुझाव है कि आप पहले लेक्चर 1 से देखें ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी को समझने के लिए जो लेक्चर 1 से हम बेसिक जो पहले क्लास 8, 9, 10 का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को बताते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो आपको जो है वहाँ से आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारा वहाँ पे पढ़ा दिए लेक्चर 1 से। अभी तक में से जितनी भी चीज़ें बाहर की हो सकती थी जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 में, वो सब सारा चीज़ को हम बता चुके हैं आपके लिए। तो आप जो है लेक्चर 1 से देखिए। अगर आप जो है इधर डायरेक्ट आए हैं लेक्चर 1 से नहीं देखे हुए तो आप बिल्कुल लेक्चर 1 से देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक क्लच में 5 लाल और 5 काली गेंद है। एक क्लच में लाल गेंद कितनी है? 5 और काली भी 5 है। यादृच्छिक छाया एक गेंद निकाली जाती है। यादृच्छिक छाया एक गेंद, इन दोनों जो गेंद है यहाँ पे 5 काली और 5 लाल और 5 काली गेंद में से एक गेंद निकाली जाती है। इसके बाद कहता है इसका रंग नोट करने के बाद, इसका रंग जो भी है, अगर वो लाल है तो उसका रंग नोट कर लेंगे। इसके बाद उसे पुनः कलश में रख दी जाती है और फिर पुनः निकाले गए रंग, जैसे रेड अगर निकाले हैं तो फिर एक्स्ट्रा 2 और अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। ठीक है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरे गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है? तो दूसरे गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, आप देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। इसमें से एक गेंद निकाले, मान लेते हैं कि जो गेंद निकाले वो रेड है। ठीक है, और इसके रंग को नोट कर लेते हैं और इसे पुनः इसमें रख देते हैं। निकाले और इसके रंग को नोट करके पुनः रख देते हैं। मान लेते हैं कि वो रेड निकाले थे तो इसके अलावे इसको तो रखते ही हैं, साथ ही साथ 2 ठो एक्स्ट्रा रेड हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो 2 ठो एक्स्ट्रा और रेड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेड की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, या एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एक बॉल निकाले थे वो रेड ना होके ब्लैक था तो इसके रंग को नोट किया और फिर वापस से इसको रख दिए। इसके रखने के अलावे साथ ही साथ 2 ब्लैक एक्स्ट्रा और रखेंगे। जो कलर का हम निकाले थे तो जो है बॉल एक्स्ट्रा हम रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बॉल जब हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 बॉल हो जाएगा। 2 बॉल और प्लस 5 बॉल, 7 ब्लैक बॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें
कि कलश में लाल गेंद की संख्या 5 है, शुरू में, एकदम शुरू में कलश में लाल गेंद की संख्या 5 है और काली गेंद की संख्या 5 है। कुल गेंदों की संख्या कितनी है? तो 10 है, दोनों को जोड़ दिया 10। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अभी लाल गेंद के बारे में पूछ रहे, मान लेते हैं कि वो निकाला गया गेंद जो है लाल है, तो लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता क्या होगा? 5/10, 1/2 आ जाएगा कट के। अब अगर वो लाल गेंद है तो कलश में अतिरिक्त जो 2 गेंद डालेंगे वो भी लाल डालेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन में एक बात और यहाँ पे कह रहा है कि हम यहाँ पे ये जो सिचुएशन हुआ इसके बाद कह रहा है कि जब हम 2 बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए, जो भी कलर का निकाले थे 2 बॉल एक्स्ट्रा जब हम डाल दिए, तो उसके बाद हम फिर से इसमें से एक बॉल निकालते हैं और उस बॉल का रेड बॉल होने की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। दूसरी बार जब हम बॉल को निकाल रहे हैं, पहली बार में जो निकालते हैं उसके रंग को नोट करके वापस रख देते हैं और उसके अतिरिक्त तो 2 बॉल और रखते हैं उसी कलर का, ठीक है। जब यहाँ पे हम दूसरा जब रखने के बाद जो है यहाँ पे हम जब दूसरी बॉल निकालते हैं तो उस बॉल के रेड होने की क्या प्रायिकता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये, अगर वो लाल गेंद थी जो पहले राउंड में निकाले थे, अगर वो लाल गेंद थी तो कलश में 2 अतिरिक्त लाल गेंद रखने पर कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? पहले से था 10, 2 और गेंद रख दिया, 12 आ गया। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? इस जगह पे तो 5/10 था शुरू में, लेकिन 2 अतिरिक्त गेंद रख दिए तो अब लाल 7 हो गया, तो 7/12 होगा। मान लेते हैं कि लाल वो गेंद जो निकाले थे वो लाल नहीं थी, काली थी, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता जो होगा वो 5/10 होगा और फिर इसको कटा देंगे तो 1/2, ठीक है। अब अतिरिक्त जो 2 गेंद डालेंगे तो वो काली रंग की होगी, तो कलश में 2 अतिरिक्त काला गेंद रखने के पर कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है ना। टोटल 5 5 10 था, अगर वो काली निकला था तो बाद में काला 2 एक्स्ट्रा रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या दूसरा गेंद हमें क्या चाहिए? दूसरा गेंद तो हमें लाल होना चाहिए, उसी की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो अब लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा? जब 2 गेंद एक्स्ट्रा काली डाले तो अभी भी लाल गेंदों की संख्या क्या 5 ही रहेगा, काली गेंदों की संख्या बढ़ी है 7, लेकिन लाल गेंदों की संख्या क्या है? वही है। बाकी टोटल में यहाँ पे बढ़ चुका है, 5/10 हो जाएगा और 5/12, ठीक है। तो अभिष्ट प्रायिकता होगा, पहला वाला केस में क्या हो रहा था कि 1/2 आया, पहला वाला केस में लाल होने की प्रायिकता 1/2, ठीक है ना। और 2 एक्स्ट्रा गेंद रखने के बाद, लाल 2 एक्स्ट्रा रखने के बाद 7/12 आया। दूसरा वाला केस में ब्लैक कलर का जो है ना, क्योंकि पहले तो वो ब्लैक कलर का निकाला तो इसीलिए ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी 1/2 और उसमें से रेड कलर का बॉल निकालना है तो 5/12। सॉल्व करेंगे 7/24 अब प्लस 5/24, 7 5 12 अब बटे 24, 12 दूनी 24, 1/2 आंसर हो जाएगा। उतार ले। ये क्वेश्चन जो है आपका टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम पर आधारित ये प्रश्न था। ये आपका ये बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम से। दोनों ही थ्योरम का जिक्र हम इससे जस्ट 2 लेक्चर पहले वाले में जिक्र किए हैं, वहाँ पे आप देख लेंगे इस बेस थ्योरम का और टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम का। टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और बाकी इसके बाद जितनी भी क्वेश्चंस है वो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें ट्री डायग्राम बनाना होता है और जो हम एग्जांपल में आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको पूरी समझ में आएगा, अच्छे से देखेंगे अगर आप 13.2 तक अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। उतारे।
क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए सबसे पहले आप करेंगे कि मेरे बनाने से पहले आप खुद से ट्राई करेंगे ट्री डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि हम एग्जाम्पल में आपको 6 एग्जाम्पल में आपको अच्छे से बता चुके हैं कि ट्री डायग्राम कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद ट्री डायग्राम खुद से आप बनाने का जो है ना प्रयास करेंगे। बाकी हम यहाँ पे तो बनाएंगे ही, ठीक है। पहले वीडियो को रोक के पहले आप खुद से ट्री डायग्राम बनाइए और इसके बाद ही अगर नहीं बनता है या बनता भी है तो दोनों ही केस में आप हम जो बनाएंगे उससे जो है मैच कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैला है जिसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। एक पहला एक थैला है, चलो पहला थैला हम लोग मान लेते हैं। एक पहला थैला जिसमें एक थैला जिसमें 4 लाल और 4 काली गेंद है, 4 रेड है और 4 ब्लैक गेंद है। दूसरा एक थैला है, दूसरा थैला जिसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है, 2 लाल और 6 काली गेंद है, ठीक है। दोनों थैले में से एक को यादृच्छिक छाया चुना जाता है, दोनों थैलों में से किसी एक को, और उनमें से एक गेंद निकाली जाती हैं जो कि लाल है। ये आपको क्या बता दिया है कि लाल है। जो बता दिया जाता है उसको हम लोग ए मानते हैं, माना कि ए निकाली गई गेंद लाल को व्यक्त करता है, ठीक है। जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसे ए मानते हैं, माना कि निकाली गई गेंद लाल को व्यक्त करता है, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, इससे निकाली गई, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले थैले को चुनने को हम लोग क्या बताए हैं, पहला थैला जो चुनेगा उसको हम लोग E1 बोले हैं और E2 किसको बोले, दूसरे थैले को, ठीक है। पहला E1 और E2 पहले थैला और E2 क्या है, दूसरे थैला के चुनने की घटना को व्यक्त कर रहा है। पहला थैला जब चुनेगा तो थैलों की टोटल संख्या 2 और उसमें से पहला थैला की संख्या कितना, एक ही है तो 1/2। टोटल थैलों की संख्या 2, उसमें से दूसरा थैला क्या ठो, एक ठो तो 1/2, ठीक है। अब इसमें से प्रायिकता क्या पूछ रहा है कि यह दिया गया है कि वो जो है ना लाल को व्यक्त करता है, तो इसकी प्रायिकता बताना है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है। दिया गया है कि वो लाल रंग निकलता है, तो लाल होने की प्रायिकता यहाँ कितना, 4/8 और इसमें रेड निकालने की प्रायिकता 2/8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये दिया गया है, ये पता है, जो पता रहता है उसको नीचे में लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत, कि जो पता रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये दिया गया है कि वो जो गेंद है वो लाल है, ठीक है, जो निकला है गेंद वो लाल है। तो इसकी अच्छा यहाँ पे क्या है कि क्लस में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्लस में रख दी जाती है तथा क्लस में से एक गेंद निकाली जाती है। अच्छा ये आगे क्वेश्चन है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद इनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है। ये बता दे रहा है कि वो जो एक गेंद निकाले थे वो लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहला थैला से निकाली गई है। तो पहला थैला को चुनने को हम लोग E1 बताए हैं, E1 तो इससे रेड बॉल निकालेंगे तो पहले पहला थैला को चुनेंगे
और उसमें से फिर जाके रेड बॉल निकालेंगे तो 4/8, ठीक है। दूसरा फिर से वही आएगा, और टोटल में हम लोग सबको लिख लेते हैं। पहला को चुनेंगे तो 1/2, उसमें से रेड निकालेंगे तो 4/8, फिर प्लस दूसरा को चुनेंगे तो 1/2, और उसमें से रेड निकालेंगे तो 2/8, 2/8, ठीक है। अब इधर हम लोग और सब डाटा को लिख लेते हैं। हियर PE1, E1 क्या है? E1 है आपका पहला थैला को चुनना। पहला थैला को चुनने की प्रॉपर्टी 1/2। अगर हमें पता चल गया कि पहला थैला चुने हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल है, तो उसकी प्रायिकता क्या है? 4/8। PE2 दूसरा थैला को चुनने की प्रॉपर्टी 1/2। जब हमें पता चल गया कि दूसरा थैला को चुने हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो रेड हो, तो होने की प्रायिकता को A से डिनोट किए हैं, और उसकी प्रायिकता क्या है? 2/8, ठीक है। इसीलिए इससे जस्ट पहले इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं PE1/A। यहाँ पे हम लोग क्या करें, ट्री डायग्राम मेथड हमें जो है फॉर्मूला से पहले ही डाटा को लिखने के लिए यहाँ पे सिखा देता है, ठीक है ना। या आसानी से हम लोग इसको जो है ना डाटा को पहले लिख लेते हैं ट्री डायग्राम के मदद से। तो 1/2 की बात करें तो ये वाला जो 1/2 इस्तेमाल हुआ है वो पहले थैला को चुनने के लिए, और पहला थैला को चुनने की प्रॉपर्टी है PE1, और उसमें से रेड निकालने के लिए PA/E1, ठीक है, डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अभी कटाते नहीं, बाद में एक साथ कटा देंगे। 4/16 डिवाइडेड बाई, या नीचे से भी 16 आ जाएगा एलसीएम। 16 4 बचेगा, प्लस 16 2 बचेगा। ये 16 कैंसिल, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ग्रेड A लिया है। वर्ष के अंत में विद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया और यह पाया गया कि उसे A ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ को देखना है। सबसे पहला जो है वो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में जो दिया हुआ है वो एक तरह का प्रायोरिटी पहले से ही दिया हुआ है, जो कि हम लगभग वीडियोस में आपको कहते ही आ रहे हैं कि जो प्रायोरिटी है उसको हम लोग परसेंटेज में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो प्रायोरिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें छात्रावास में बच्चा रहता है और छात्रावास में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो छात्रावास, किसी महाविद्यालय में छात्रावास है, छात्रावास में रहता है, ठीक है। छात्रावास में रहता है
छात्रावास में रहता है, और छात्रावास नहीं लिख देते हैं, मतलब छात्रावास में नहीं रहता। और एक चीज़ अच्छे से जो है ना सुन ले कि ये जो ट्री डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वो ट्री डायग्राम है आपके सॉल्यूशन को आसान बनाना। आपको जो है चीज़ें जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान लगे, इसके लिए हम लोग ट्री डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो ट्री डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में जब ट्री डायग्राम को बनाएं तो कहीं साइड में रफ में बना ले, उसके बाद जो है ट्री डायग्राम के डाटा को लिख के इसमें जो है ना आंसर लिख दें, जिस तरह से हम लोग और सब करते हैं। सिर्फ ट्री डायग्राम को छोड़ देना है, बाकी आप ट्री डायग्राम को भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे जो है इसका जो है बैड इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, वो रेयर है, क्योंकि बहुत सारे बुक है जैसे RD शर्मा के बुक में ट्री डायग्राम को दिखा देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ट्री डायग्राम को या तो आप दिखा भी सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं छात्रावास नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो छात्रावास में जो रहने वाला जो विद्यार्थी हैं वो कितना परसेंट है, तो 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रावास में रहते हैं। तो इसके छात्रावास में रहते हैं 60%, परसेंटेज तोड़ेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका, ये 0 0 कैंसिल, 0.6 आ जाएगा। और 40% जो है छात्रावास में नहीं रहता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, इसके अलावे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम से ये सूचित किया जाता है कि छात्रावास में जो रहता है उसमें से 30%, जो छात्रावास में रहता है उसमें से 30% लोग जो है 30% को तोड़ेंगे तो 30/100 और ये 0.3 आ जाएगा। तो 30% ऐसे हैं जो ग्रेड ए लाए हैं, ग्रेड ए ग्रेड जिसको मिला है। ठीक है ना, ए ग्रेड मिला है, वो कितना परसेंट है, तो 30% ऐसे हैं जिसको ग्रेड ए मिला है। ठीक है, जो छात्रावास में रहते हैं और उसे ग्रेड ए मिला है। दूसरा यहाँ पे है जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उसे जो है 20% जो है 20% लोगों को ग्रेड ए मिला है। 20/100 इज इक्वल्स टू 0.2, और ये ग्रेड ए जो मिला है वो 20% लोगों को ही, बच्चों को ग्रेड ए मिला है। ठीक है, जो छात्रावास में नहीं रहते, जो छात्रावास में रहते हैं उसमें से 30% लोगों को ग्रेड ए मिला है, और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उसमें 20% लोगों को, परसेंटेज को तोड़ दिए डेसिमल के फॉर्म में, तो 0.2 लोगों को जो है ये ग्रेड ए मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना जाता है, महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। ठीक है, एक छात्र को चुना जाता है, एट रैंडम यादृच्छिक छाया एक छात्र को चुना जाता है और ये पाया गया कि वो उसे जो है ए ग्रेड मिला है। ठीक है, ये पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो छात्र है वो छात्रावास में रहने वाला, छात्रावास में रहने वाला है। तो देखिए, हम सबसे पहले चूंकि ग्रेड ए की चर्चा है, हम लोग नॉर्मल रहता उसे ए मानते हैं, लेकिन चूंकि ग्रेड ए की चर्चा ए पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, तो हम ए ना मान के
ई मान लिए, ठीक है। तो ए ना मान के ई मान लिए। अब माना कि ई जो है वो चुना गया विद्यार्थी को ग्रेड ए मिलने को व्यक्त करता है। इसके बाद E1 जो है छात्रावास में रहने वाले की घटना को व्यक्त करता है और E2 छात्रावास में नहीं रहने वाली घटना को व्यक्त करता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यार्थी चुना गया वो जो है छात्रावास, उसे एक ग्रेड ए मिला है। जो विद्यार्थी चुना गया है उसे ग्रेड ए मिला है। जो चुना गया व्यक्ति है वो उसको ग्रेड ए मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहता है। तो छात्रावास में जो रहता है उसको हम लोग E1 से बताएं। अच्छा, यहाँ पे ए की जगह में हम लोग ई का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, ए की जगह में ई। तो क्या दिया हुआ है कि ग्रेड जो बच्चा चुना गया उसे ग्रेड ए मिला है, तो ग्रेड ए मिलने को हम लोग ई बताए हैं, ठीक है। और वो छात्रावास में रहता है तो इसीलिए E1, क्योंकि छात्रावास के लिए E1 चुने और ए ग्रेड जिसको मिला है उसे ई बताए हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि E1 मतलब छात्रावास वाला चुनना है, तो छात्रावास की तरफ जाएंगे तो पहले 0.6 देगा और फिर उसमें से छात्रावास को जिसमें ग्रेड ए मिला है वो 0.3 है, 0.3 है डिवाइडेड बाय, फिर से ये वाला तो रिपीट हो जाएगा दो। इसमें तो टोटल लिखते हैं तो इधर का भी और इधर का भी दोनों का लिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रावास को चुनेंगे 0.6, उसमें से ग्रेड ए वाला को निकालेंगे तो 0.3, फिर छात्रावास नहीं है पहले जाएंगे तो 0.4 और उसमें से निकालेंगे ग्रेड ए मिला है तो वो 0.2, ठीक। अब इससे पहले ये सब डाटा लिख लेते हैं। हियर E1 जो है वो छात्रावास को चुनना है और P लगा दिए तो प्रायोरिटी उसकी, तो छात्रावास में वाले को चुनने की प्रायोरिटी है 0.6। अगर हमें पता चल गया कि वो बच्चा छात्रावास का है तो इसकी क्या प्रायोरिटी है कि उसे ग्रेड ए मिला है, तो उसकी प्रायोरिटी है 0.3, ठीक है। दूसरा है छात्रावास में नहीं रहता है, उसकी प्रायोरिटी 0.4। अगर हमें ये पता चल गया है कि वो छात्रावास में नहीं रहता है तो उसके ग्रेड ए आने के, अच्छा ए की जगह में हम लोग ई, ग्रेड ए आने को हम लोग ई से दिखाए हैं तो यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे ग्रेड ए मिला है तो वो 0.2 हो जाएगा। तो P E1 बाई ई इज इक्वस टू 0.6 जो है 0.6 के जगह में हम लोग PE1 का इस्तेमाल करेंगे, PE1 इंटू और फिर उसमें छात्रावास में ग्रेड ए जिसको मिला है PE बाई E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PE बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE बाई E2, ठीक है। इधर का ये सारा डाटा हो गया। बाकी हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 6 या 18 तो 0.18 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, 6 या 18 0.18 प्लस 4 दूनी 8 0.08 इज इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाई 18, 8 8 16 6 हाथ मेरा 1 1 1 2 इंटू 0.0, ठीक है। तो 0.26 पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे भी तो इधर 100 आएगा, इधर उड़ाएं तो यहाँ 100 बैलेंस हो गया। 18/26 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 से कटाएंगे 13, तो ये आ गया 9/13 आंसर, ठीक है। ये आपका 13.3 है, 13.3 9/13, ठीक है। उतार लें।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या तो अनुमान लगाता है, या तो वो प्रश्न का उत्तर जानता है या तो अनुमान लगाता है। मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने का प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, उत्तर जानने की प्रायिकता 1/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। उत्तर जानना उत्तर जानने की जो प्रायिकता और अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उत्तर जानने की प्रायिकता दिया हुआ है 3/4 कि वो उत्तर जानता है और 1/4 है कि वो अनुमान लगाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। सही उत्तर देने की, अनुमान लगा के सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। तो कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ज्ञात क्या है? कि उसने सही उत्तर दिया है। जो सही उत्तर दिया है वो हमारा ए हो जाएगा। जो ज्ञात है, जो दिया हुआ क्वेश्चन ज्ञात है कि उन्होंने सही उत्तर दिया है। प्रायिकता किसका पूछ रहा है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। तो प्रश्न का उत्तर जानता है उसी का प्रश्न पूछा है। ठीक है ना। अब प्रश्न का उत्तर जानता है उसके लिए हम लोग E1 माने। E1 विद्यार्थी उत्तर जानने की घटना को व्यक्त करता है और E2 जो है वो अनुमान लगाकर उत्तर देने की जो है ना घटना है, विद्यार्थी के अनुमान लगाने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें तो ये पता चल गया। अच्छा, ये तो डाटा दिया हुआ है लेकिन ये डाटा नहीं दिया हुआ है। ये आप समझिए कि वो उत्तर नहीं जानता था, अनुमान लगाने वाला जो चुनने का है 1/4, अनुमान लगा कर जो सही उत्तर देने का है वो 1/4। वो उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और उत्तर जानने के साथ वो सही उत्तर भी देता है। उत्तर जानता है और वो सही उत्तर देता है, मतलब वो क्या है, निश्चित घटना आ गई। उत्तर वो जानता है और सही उत्तर देता है, वो निश्चित घटना आ गई। तो निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उत्तर वो जानता है और वो सही उत्तर देता है। उत्तर तो जानता ही है और सही उत्तर देगा ही। ठीक है ना, उत्तर जानता है और सही उत्तर देता है। ये जो निश्चित घटना होगी और निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सही उत्तर जो है ना दिया गया है। तो सही उत्तर दिया गया है, तो सही उत्तर दिया को हम लोग ए बोले हैं। ठीक है, और निकालना क्या है? निकालना उसकी प्रायिकता निकालना है जो उत्तर जो है सही जानता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो प्रश्न का उत्तर यहाँ जानना है। प्रश्न का उत्तर जानता है तो ये हमें चुनना है। और ये क्या है? E1 प्रश्न का उत्तर जो है ना, उत्तर जानने वाला जो है वो E1 है। तो P E1/A पूछ रहा है। तो E1 पहले उत्तर जानने वाला में जाएंगे तो पहले 3/4 लिखना होगा और फिर उनमें से
जो है ना सही उत्तर देने की प्रायोरिटी को लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे सही उत्तर जानने वाला में 3/4 और उसमें सही उत्तर देने की प्रायोरिटी 1, सही जानने की अनुमान लगाने की फिर लिखेंगे 1/4 और उसमें से सही उत्तर देने की प्रायोरिटी 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 अब प्लस 1/16, 3/4 अब प्लस 1/16। इससे पहले और भी डाटा है उसको लिख लेते हैं हियर। P(E1) मतलब विद्यार्थी जो उत्तर जानने की घटना को उत्तर जानता है उसकी प्रायोरिटी 3/4 और पता चल गया कि वो उत्तर जानता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो सही में उत्तर जानता है। ठीक है, उसको ए से डिनोट किए हैं, सही में उत्तर जानता है तो उसकी प्रायोरिटी 1। Pe2 वो उत्तर अनुमान लगाता है तो 1/4 और वो पता चल गया कि अनुमान लगा के उत्तर देता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो उत्तर जानता है तो 1/4। ठीक है, और इससे जस्ट पहले वाला लिखेंगे तो Pe1/A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 है Pe1 के लिए इंटू 1 क्या है Pa/E1 के लिए डिवाइडेड बाई, फिर से रिपीटेड होगा यही सब Pe1 Pa/E1 क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट हुआ है भाई E/E1 और फिर प्लस 1/4 क्या है अनुमान लगाना मतलब Pe2 है। ठीक है, और फिर Pa/E2। ठीक, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 16, 4 चौके 16 और फिर 4 तिया 12 प्लस 16 एकम एक बार में एक को एक से 3/4 डिवाइडेड बाई 12 एक 13/16 तो ये हो जाएगा 3/4 अगुना 16/13, 4 चौके 16 तो 4 तिया 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12/13। ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ठीक है, किसी भी रोग के अगर सही निदान कराना है तो 99% असरदार होता है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जो जांच है कराना 99% असरदार होता है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है तब, किंतु 0.1% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त की जांच करने में निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि इसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, उसे यह रोग है ये बताया जाता है। रोग से ग्रस्त और रोग से ग्रस्त नहीं। रोग से ग्रस्त रोग से ग्रस्त नहीं। चलिए आप देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी जन समुदाय है और उसमें से 0.1 लोग जो है 1% लोग जो है उस रोग से ग्रसित हैं। तो 0.1% लोग जो है उस रोग से ग्रसित है, ठीक है ना। कितना परसेंट लोग? 0.1% रोग से ग्रसित है, 0.1%। और इसका परसेंटेज तोड़ेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.00001 हो जाएगा। और रोग से ग्रसित नहीं है तो ग्रसित कितना नहीं होगा? अगर 0.1% लोग ग्रसित हैं तो 99.1% लोग, और सॉरी 99.9% लोग 9% लोग जो है रोग से ग्रसित नहीं है। तो परसेंटेज तोड़ेंगे 100 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.999। इतना जो है लोग रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इसका जो है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जो जांच करता है वो 99% असरदार है। अगर वो रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, तो वो 99% क्या है? असरदार होता है, ठीक है। 99% असरदार होता है अगर वो रोग से ग्रसित होता है, ठीक है ना। तो 99%, ठीक है। अगर वो उसे तो परसेंटेज तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 99 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.99, ठीक है। तो 0.99 जो लोग हैं उसको जो है निदान कराना, मतलब जांच कराना, वो क्या है? असरदार है, ठीक है। और 0.5% जो लोग हैं वो असरदार नहीं है, जिसको रोग नहीं है फिर भी इसको बता दिया गया। 0.5% ऐसे लोग हैं जिसे रोग नहीं है, फिर भी इसे बता दिया कि आपको जो है ना रोग है। तो 0.005 चाहिए, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो 0.5% लोग असरदार नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि वो रोग से ग्रसित नहीं है, फिर भी उसको बता दिया कि वो उसको जो है रोग है, ठीक है। 0.5% लोगों को जिसको रोग नहीं था उसे भी बता दिया गया कि उसे वो रोग है, ठीक है। और 99% लोगों को असरदार इसलिए हुआ कि 99% लोगों को ये बता दिया गया कि उसे यह रोग है, लेकिन वो यहाँ पे वास्तव में उसे वो रोग था और उसे बताया भी कि आपको आप रोग है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे क्या बात हो रहा था कि रोग से अगर ग्रसित है किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं, तो ये इसको डेसिमल के फॉर्म में लिया है, और वो नहीं है तो 99.9% डेसिमल के रूप में। निदान जो है उसे रोग था और उसका रिपोर्ट दिया, तो 99% जो है वो असरदार है। जब वो सही रिपोर्ट देता है उसे उस रोग से ग्रसित बताता है और वो वास्तव में उस रोग से ग्रसित होता है। 0.5% ऐसे लोग हैं जो उस रोग से ग्रसित नहीं हैं, फिर भी जो है उसे रोगी बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई यादृच्छाया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा। प्रायिकता निकालना है, यादृच्छाया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। यदि
उसके रक्त की जांच में यह बता दिया गया है कि उसे यह रोग है, उसे यह रोग है ये बता दिया गया है, मतलब क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन में दे रखा है, जो दिया गया वो है उसे यह रोग है। तो देखिए ए व्यक्ति को ब्लड टेस्ट में रोग से ग्रस्त बताता है, ठीक है ना, ए जो है वो उसे उस बीमारी से ग्रसित बताया है। और प्रायोरिटी निकालने के लिए कह रहा है कि जो चुना गया व्यक्ति है उसे उस रोग से ग्रस्त होगा वो उसकी प्रायोरिटी निकालना है। तो ग्रस्त होगा तो ये इसी में तो ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त इसमें है, तो इसकी प्रायोरिटी निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे, पी दिया हुआ है कि उसे जो है ना जांच घर बता दिया है कि वो रोग से ग्रसित हैं, तो उसको ए बोले हैं, ठीक है। अब बाकी रोग से ग्रसित होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको E1 बताएं, रोग से ग्रसित होगा वो E1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले E1 को चुनेंगे तो 0.001 और उसमें से रोग से ग्रसित होने पर असरदार कितना है 0.99 डिवाइडेड बाय, फिर से ये रिपीटेड होगा 0.001 इंटू 0.99। अब प्लस रोग से ग्रसित नहीं को चुनेंगे तो पहले 0.99 और 9 और उसमें से जो 0.1% 0.5% को बता दिया है कि वो वो रोग है, तो वो है 0.005, ठीक है। सॉल्व करेंगे इधर, बाकी और डाटा यहाँ पे लिखते हैं हियर। E1 क्या है, तो E1 है व्यक्ति जो रोगी से ग्रसित होने की घटना की प्रायिकता क्या है 0.001 और तो ये पता चल गया कि वो रोग से ग्रसित है, तो उस समय जो है निदान जो रिपोर्ट बताया था कि वो उसे रोग से ग्रसित है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितना है 0.99। PE2 वो रोग से ग्रसित नहीं है, इसकी प्रायिकता 0.99 और 9। ये पता है कि उसे जो है ना रोग से ग्रसित नहीं है और फिर भी रिपोर्ट बताया कि वो इस रोग से ग्रसित है, तो इसकी प्रायिकता 0.005, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट इससे पहले वाला लाइन लिखेंगे तो PE1 बाई A इज इक्वल्स टू 0.01 ये है आपका, ये वाला है ना 0.0, इसके बदले हम लिख सकते हैं PE1 इंटू 0.99, इसके बदले PA/E1, ठीक, डिवाइडेड बाय, फिर से ये रिपीट हो जाएगा PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक। बाकी इधर सॉल्व करते हैं, 99 इंटू 1 तो 99 हो जाएगा, 2 और 3 5 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया 5 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0.00099 प्लस इसे ऐड करेंगे 9 बचे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 9 45 5 4 5 9 45 और 4 49 की 9 4 5 9 45 और 4 49, ठीक है। और 3 और 3 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक। 2 2 4 2 6 5 9 45 5 4 5 9 45 और 49 की 9 हाथ में रहा 4 5 9 45 और 4 49, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 3 6 संख्या के बाद पॉइंट लग गया।
इक्वल्स टू 0.00099 डिवाइडेड बाई, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.00099 और है 0.004995, 4995। तो ये 5 9 9 18 8 हाथ मेरा 1, 9 9 18 19 9 हाथ मेरा 1, 4 1 5 और फिर ये 0 0.0, तो ये हो जाएगा 0.05985। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 3 3 6 0, 2 3 4 5 6 0, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया, ये 0 कैंसिल, ये सारा कैंसिल। अब यहाँ पे 9 5 14 और 8 5 13 2 26 1 27, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 से कटाएंगे तो, या अभी ठीक है कटा दें, तो 3 से कटाएंगे, 3 कम 3 2 बचा यहाँ पे 29, 3 7 जा 28, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 28, 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 15। ठीक, 11 कम 11 8, 11 8 88, ये ठीक है। 33 डिवाइडेड बाई 1 1 1 1, यहाँ पे 99 इंटू 199 और ये 99, 5 9 45 5 4, 0.5 ही है ना, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे 99, अच्छा यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, ठीक है, एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 से कटाएंगे तो ये होगा 5 दिया 15, ठीक है, और 4 49, 5 9 45 और फिर 4 45, 5 9 45। ठीक है, इसके अलावा 3 से 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, फिर 3 ही कम 3, 3 दूना 3 3 9 और फिर 3 3 9, तो आ गया फाइनल आंसर 11 दूनी 22/133। ठीक है, तार ले। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि 3 सिक्का दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% जो है बार चित प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। ठीक है, तीनों में से एक सिक्के को यादरी छाया चुना गया, तीनों में से एक सिक्के को यादरी छाया चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला है? इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों चित वाला है? ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं। यहाँ पे 3 सिक्का है, पहला
पहला सिक्का, पहला सिक्का, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और फिर यहाँ पे तीसरा सिक्का, तीसरा सिक्का है। ठीक है, पहला जो सिक्का है वो उसके दो सिक्का के दोनों तरफ हेड है, पहला सिक्का के दोनों तरफ हेड है। दूसरा सिक्का जो हमारे पास है वो सिक्का है अभिनत सिक्का, और इसमें 75% मतलब जो है ये थोड़ा खुरदरा टाइप का है, ऐसा सिक्का है जिसको उछालने के बाद जो है 75% चांस है कि उसमें हेड आए, मतलब संतुलित सिक्का नहीं है, अच्छी तरीके से जो है ना वो जो बेहतर सिक्का होता है वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 75% जो है वो हेड को दिखाता है, 75% सिक्का जो है वो हेड को दिखाता है, बाकी टेल जो है वो 25% आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और तीसरा जो सिक्का है वो अभिनत सिक्का है, अनभिनत सिक्का है, जो नॉर्मल सिक्का होता है जिसमें हेड और टेल आने के चांसेस बराबर होता है। तो हेड और टेल आने की जो चांसेस है यहाँ पे बराबर होता है, वो 1/2 होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 एक सिक्के को उछालने पर, और टेल आने की भी 1/2 होता है। ठीक है, तो ये तीनों सिक्का की क्वालिटी है। ठीक है ना, कि ये इस प्रकार से सिक्का है। अच्छा, तीनों सिक्का को जो चुनने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा? तो चुनने के जो तरीका होगा उसमें से पहला सिक्का चुनेगा तो उसकी टोटल जो सिक्कों की संख्या 3, उसमें से पहला वाला सिक्का चुनेगा तो उसकी संख्या 1 है। फिर यहाँ पे भी टोटल संख्या 3, उसमें दूसरा सिक्का चुनेगा तो उसकी संख्या 1। यहाँ पे तीसरा कुल सिक्कों की संख्या 3, और उसमें से तीसरा सिक्का उसकी संख्या कितना 1, तो 1/3, तीनों का 1/3 करके आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छाया चुना गया, इन तीनों में से एक सिक्का को चुना गया और उसे उछाला गया, पहले चुनता है और फिर उछालता है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हों तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है? यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो जो दिया हुआ है वो है सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, तो माना कि ए सिक्के पर चित्त आने की घटना को व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो प्रायिकता निकालना है। तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला हो? अच्छा, दोनों चित्त वाला प्रायिक होने वाला कौन है? ये पहला सिक्का है जिसमें दोनों ही चित्त है। क्लियर ना? ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों चित्त वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो यादृच्छाया जो निकाला गया सिक्का है और वो सिक्का में बता दिया गया है कि वो सिक्का कैसा है, सिक्का चित्त आने की घटना को व्यक्त करता है। तो ये दिया हुआ है कि वो चित्त वाला है। ठीक है ना, वो चित्त वाला है, ये दिया गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो उसमें दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का होना चाहिए। तो दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का जो है वो पहला सिक्का है, इसी को चुनेंगे। अब पहला सिक्का जो चुनने का जो तरीका है वो उसको E1 बोले, दूसरा को E2 और तीसरा को E3। तो पहला वाला जो है E1 है, तो E1 लिखेंगे = तो पहला सिक्का की तरफ जाएंगे तो पहला सिक्का 1/3, और उसमें से हमें क्या निकालना है? देखिए यहाँ पे, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं हियर P1 क्या है? E1 है पहला सिक्का, और पहला सिक्का को चुनने का जो उसकी प्रायिकता कितना होगा?
तो 1/3। ठीक है, पहला सिक्का का चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि पहला सिक्का चुना गया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है, जब हमें पता चल गया कि पहला सिक्का चुना गया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह चुना गया सिक्का जो है वो दोनों तरफ चित वाला हो। ठीक है, तो दोनों तरफ चित वाला हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा ना। दोनों तरफ चित वाला प्रायिकता 1 होगा, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल संभावित परिणाम भी 2, तो इसका जो प्रायिकता होगा वो 1 हो जाएगा। PE2, E2 मतलब दूसरा सिक्का चुना गया है। ठीक है, और दूसरा सिक्का चुनने पर दूसरा सिक्का ये पता चल गया है कि वह जो है दूसरा सिक्का को चुना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो चित आने की घटना को, अच्छा सिक्के ए जो है सिक्के पर चित आने की घटना को व्यक्त कर रहा है, तो चित आने की वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर वाले में चित आने की प्रोबेबिलिटी 1 था और यहाँ पे जो चित आने की प्रोबेबिलिटी वो कितना है, ए जो है चित आने की प्रोबेबिलिटी, तो चित आने की प्रोबेबिलिटी है 75%, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 75%। 75% को जब तोड़ेंगे तो 75/100 आएगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 75 की जगह में इस जगह पे लिख लेंगे 3/4। ठीक है, बाकी ये आप घेर के अलग कर सकते हैं, ट्री डायग्राम को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ आप समझने के लिए ये सब डाटा सबको लिखने के लिए ट्री डायग्राम को लिखा जाता है। तो ये तो हो गया पूरा। अब PE3 के लिए क्या लिखेंगे, तो 1/3 और उसमें से निकालेंगे आप चित, तो चित आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या 1/2 है। ठीक है, तो 1/3 और उसमें चित आने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, दूसरा फिर से ये रिपीटेड होगा 1/3 इंटू 1 प्लस दूसरा वाला चुनेंगे 1/3 और उसमें से चित आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 प्लस फिर तीसरा वाला चुनेंगे 1/3 और उसमें से चित आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 + 2। तो ये हो जाएगा, इससे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, PE1/A = 1/3 है, ये E1 वाला है, PE1 है और 1 क्या है PA/E1, A/E1 और नीचे में तो सीरीज से चलते रहता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय ये 1/3 प्लस, इधर कटा भी सकते हैं या जैसा, चलिए कटा देते हैं, 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस 1/6, तो ये हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 3 चौके 12 4 प्लस 4 तिया 12 3 प्लस 6 दूना 12 2, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 4 3 7 2 9/12 = 1/3 मल्टीप्लाई 12/9, 3 चौके 12 4/9 आंसर। ठीक, उतार लें।